हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। खरगोन हिंसा में नुकसान की शुरुआती सर्वे रिपोर्ट आ गई है। करीब 2 करोड़ के नुकसान का आकलन संभव है। बड़ी खबरों पर नजर होगी हमारी। खरगोन के 3 इलाकों में बनाई गई अस्थायी पुलिस चौकी। जेएमबी आतंकियों की केस डायरी लेकर दिल्ली लौटी एनआईए की टीम। ये अब तक की बड़ी खबरें हैं। खरगोन हिंसा के बाद आज उस दौरान हुए नुकसान की शुरुआती सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक उपद्रव के दौरान 122 मकान, दुकान और वाहन जले। दंगों के दौरान 10 मकान पूरी तरह से जलकर खाक हो गए, जबकि 70 मकानों को आंशिक नुकसान हुआ है। सर्वे में करीब 2 करोड़ के नुकसान का आकलन हो सकता है। आपको बता दें कि सर्वे राजस्व, पीडब्ल्यूडी और नगर पालिका की टीम कर रही है। वहीं खरगोन में आज कर्फ्यू के 7वें दिन जिला प्रशासन ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए 6 घंटे की राहत दी। आज सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और 3 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में छूट मिली। अब ये बड़ी राहत कहां से हुई? 6 घंटे अगर छूट दी गई, हमारे तो 24 घंटे हैं ना जनता के। ये तो प्रशासन शासन का फेल्योर है कि उनको इंटेलिजेंस शासन का फेल्योर है कि उनको इंटेलिजेंस की जानकारी नहीं हुई, रिपोर्ट नहीं हुई कि क्या हो सकता है। बहरहाल स्थिति सामान्य करने के लिए वो धीरे धीरे छूट दे रहे हैं, लेकिन जनता तो यही चाहेगी कि फिर से जैसे उनकी ज़िंदगी थी पटरी पर आए। ये टुकड़ों में जीने की आदत खरगोन की जनता को नहीं है। खरगोन और बड़वानी के सेंधवा में रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद समीक्षा बैठक में डीजीपी ने संवेदनशील जिलों को लेकर सभी जिलों के एसपी को खास निर्देश दिए हैं। ये खबर जरा ध्यान से आप सुनिएगा। डीजीपी ने पुलिस अधीक्षकों को अपना खुफिया तंत्र मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। और डीजीपी अगर कप्तानों को ये निर्देश दे रहा है, यानी कि कहीं गड़बड़ी हुई है। पुलिस मुख्यालय की इंटेलिजेंस विंग भी हर दिन हर जिले के पुलिस अधीक्षकों से कानूनन व्यवस्था को लेकर बातचीत करेगी। यानी अभी गैप था। दरअसल समीक्षा बैठक में निष्कर्ष निकाला गया कि ये चूक किस स्तर पर हुई है, इंटेलिजेंस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी। ये वही सवाल है जो IBC 24 ने सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखा था। लिहाजा प्रदेश पुलिस और बीट स्तर पर इंटेलिजेंस को मजबूत करेगी। जिला पुलिस अधीक्षकों को गांव-गांव तक में नजर रखने को कहा गया है। इसमें इन्हें कोटवारों और ग्राम रक्षा समिति की सहायता लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। शहरों में यही काम नगर रक्षा समिति की मदद लेने का निर्देश दिया गया है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जन्मोत्सव के जुलूस के दौरान हुई हिंसा के बाद मध्य प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर दंगों के लिए कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर ठीकरा फोड़ दिया। दंगा कहां हुआ? दिल्ली में। और ठीकरा किस पे फोड़ा गया? दिग्विजय सिंह पर। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी पर अगला चुनाव सांप्रदायिक मुद्दों पर लड़ने का आरोप भी लगा रही है। खरगोन दंगों की आग अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। अमन जैन की तमाम कोशिशों के बावजूद धर्मगुरुओं की अपील से दंगाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली के दंगों से मध्य प्रदेश की सियासत क्यों गरमाई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने दंगों के लिए फिर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। सारंग न सिर्फ खरगोन बल्कि दिल्ली के दंगों की वजह भी दिग्विजय सिंह को मानते हैं। सारंग ने ओवैसी को भी दिल्ली के दंगों को भड़काने का सूत्रधार कहा। ओवैसी, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी लगातार तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हर माफिया, हर गुंडे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो हम कटिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहे। वहीं कांग्रेस के सीनियर विधायक लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट के जरिए बीजेपी पर आरोप लगा दिए। उन्होंने लिखा,
स्पष्ट है कि 2023 में भाजपा सांप्रदायिक मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। ऐसी स्थिति में कांग्रेस से भाजपा में गए नेता जनता से क्या कहेंगे? उनकी हार निश्चित है। कांग्रेस के बाकी नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि आगामी चुनाव जीतने के लिए बीजेपी मजहबी माहौल जरूर बनाएगी। जिनकी सत्ता 7 साल से सरकार में दिल्ली के अंदर और जिनके अंदर में पुलिस आती है, आतंकवादियों को कांधार तक छोड़ के आने वाले, अपराधियों को संरक्षण देने वाले लोग सत्ता में बैठे होंगे तो यही गतिविधियां होंगी। मूल मुद्दों से कैसे ध्यान भटकाया जाए, मुंह चला के शासन चलाना चाहते हैं। अपराधियों को संरक्षण सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री देते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 1.5 साल का वक्त बाकी है। कांग्रेस धीरे धीरे हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ शिफ्ट हो रही है। बीजेपी को डर है कि कहीं कांग्रेस ने बहुसंख्यक आबादी को साथ लिया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यही वजह है कि हिंदुत्व को लेकर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर मुखर हैं। नीलम गुरवे, IBC 24 भोपाल। सागर में आंदोलनरत 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मौत और हंगामे के बाद आज कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सागर पहुंचा। कांग्रेस नेताओं ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलनकारियों से चर्चा भी की और उनकी मांगों का समर्थन करते हुए विधानसभा में मामला ले जाने का आश्वासन दिया है। यानी ये कहा है कि हम इस मामले को विधानसभा तक ले जाएंगे। इसके साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने सागर संभागायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा है। दूसरी तरफ सागर से बीजेपी विधायक शैलेंद्र जैन ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अनदेखी का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए ये सवाल उठाया है कि कांग्रेस शासनकाल में भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मांग उठाई थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार जल्द ही मांगों का निराकरण करेगी। गौरव दिवस मनाएंगे। अरे ये महिलाओं का गौरव, यहाँ बैठे हुए महिला एक महिला कार्यकर्ता बालों की जान चली गई, उसको अनुकंपा नियुक्ति देने की बात नहीं हो रही। कुल मिला के केवल ध्यान बटाने के अलावा कोई काम हो नहीं रहा है। तुरंत इनकी मांगों को मानना चाहिए। पूरा सहयोग है इनको। हर जिले में हमारी जो पदाधिकारी बहनें हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के धरने में शामिल हो रही हैं और जो हमारा अगला वचन पत्र बनेगा उसमें हम लोग जितनी भी इनकी मांगे हैं उनमें से अधिकांश को प्रयास होगा कि शामिल करें। आंगनबाड़ी बहनों की, सहायिका बहनों की, कार्यकर्ता बहनों का जब भी मान सम्मान बढ़ाया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बना है, चाहे उनकी मानदेय का विषय हो, चाहे उनकी सुविधाओं का विषय हो। रायगढ़ जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विभागवार अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान मंत्री तुलसी सिलावट, प्रभारी मंत्री मोहन यादव भी मौजूद रहे। आपको IBC 24 ये जानकारी देना चाहता है कि कांग्रेस का दामन छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये पहला रायगढ़ दौरा है। दिग्विजय सिंह के गढ़ में उनकी आमद पर सवाल पूछे जाने पर सिंधिया ने कहा कि वो किसी को चुनौती देने नहीं आए हैं। हालांकि उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह का काम सवाल खड़ा करना ही तो है। 6-7 साल पहले मैं राजगढ़ जिले में आया था और उस राजगढ़ जिले और आज के राजगढ़ जिले में बहुत परिवर्तन मैं पा रहा हूँ और यही प्रधानमंत्री जी और हमारा लक्ष्य है, जहां केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों मिलकर कार्य करना अनिवार्य है सर, और उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए हम पूर्ण कोशिश करेंगे। बीजेपी मध्य प्रदेश में ऐसा प्रयोग करने जा रही है जो उसे कई सालों तक जवान बनाए रखेगा। इसके लिए कोई जड़ी बूटी या बल्कि एज फार्मूला अपनाया जा रहा है, यानी जड़ी बूटी नहीं बल्कि एज फार्मूला अपनाया जा रहा है। यानी युवाओं को मौका दिया जा रहा है, जिसका असर नगर निकाय से लेकर विधानसभा चुनाव में भी देखने लगेगा। पार्टी युवाओं के सर भगवा सेहरा बांधकर एक बड़ा संदेश देने वाली है। पीढ़ी परिवर्तन के दौर से गुजर रही बीजेपी ने आने वाले नगरीय निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में युवा चेहरों को आगे करने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में 30 से 45 साल उम्र के नेताओं और कार्यकर्ताओं का चांस बढ़ गया है। संगठन में मंडल स्तर पर अधिकतम 35 और जिला स्तर पर 50 साल की अधिकतम आयु वालों को पहले से ही कमान मिल चुकी है। वहीं अब पार्षद से महापौर तक के लिए भी 40 से 45 साल तक के उम्र के चेहरों को ज्यादा मौका देने की तैयारी है। ये कवायद उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत अगले 2 दशक तक पार्टी में नई पीढ़ी को मौका देकर नया नेतृत्व गढ़ना है।
पार्टी का थिंक टैंक संगठन में ऐसा कोई पीढ़ी अंतराल नहीं चाहता जिससे पार्टी कुछ सालों में बुजुर्गों की पार्टी बनकर रह जाए। राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ था, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अटल जी और अडवाणी जी के नेतृत्व में वहां तय किया था कि नई पीढ़ी को स्थान और पुरानों को सम्मान। तब से लेकर लगातार इस प्रकार के पीढ़ीगत बदलाव होते रहे हैं। बीजेपी नगरीय निकाय चुनाव में युवा प्रत्याशियों पर दांव लगाने जा रही है। इसे विधानसभा चुनाव से पहले की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है। इससे पार्टी के फ्लेवर चेंज टेस्ट के प्रयोग के तौर पर उठाए जाने वाला कदम माना जा रहा है। इसकी वजह से पार्टी को न केवल ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को आगे लाने का मौका मिलेगा, बल्कि नई सोच के कार्यकर्ताओं का बेहतर विकास में इस्तेमाल करने का मौका भी होगा। बीजेपी ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 75 साल या ज्यादा उम्र के नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने से परहेज किया था। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बाबूलाल गौर, सरताज सिंह, रामकृष्ण कुसमरिया, माया सिंह, कुसुम महदेले समेत वयोवृद्ध हो चुके कई नेताओं के टिकट काटकर उनकी जगह युवा चेहरों पर दांव लगाया था। हालांकि कांग्रेस को बीजेपी की इस कवायद पर संदेह है। कैसे गरीबों को और मध्यम वर्ग के नौजवान लड़कों को बरगलाया जाए कि तुम्हें टिकट के नाम पे, और आखिरी में सिर्फ बीजेपी में आप देखना ढाक के 3 पात निकलेंगे और सिर्फ नेता पुत्रों को टिकट दी जाएगी। मध्य प्रदेश की 42 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां एज फैक्टर के हिसाब से युवा निर्णायक की भूमिका में है। बीजेपी संगठन में भी युवाओं को जिस तरह से अहम जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, उसे साफ है कि बीजेपी नगर नगर नया चेहरा, युवाओं के सर भगवा सेहरा बांधने की तैयारी में है। विवेक पटैया, IBC 24 भोपाल। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पहला जत्था 19 अप्रैल को काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन के लिए रवाना होगा। भोपाल के कमलापति रेलवे स्टेशन से विशेष ट्रेन से लाभार्थी काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए रवाना होंगे। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र के लाभार्थियों को क्षेत्रीय विधायक और मंत्री विश्वास सारंग ने पत्र वितरित किया और उन्हें तीर्थ दर्शन की जानकारी दी। तीर्थ दर्शन योजना के तहत लाभार्थियों को लाने, ले जाने और सभी व्यवस्थाएं सरकार की ओर से निःशुल्क रहेंगी। इस मौके पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि तीर्थ दर्शन योजना पुनः शुरू हो रही है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने तीर्थ दर्शन योजना, कन्यादान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, संबल योजना को बंद कर दिया था, लेकिन बीते दिनों पचमढ़ी में हुई मंथन बैठक में मुख्यमंत्री ने फिर से तीर्थ दर्शन योजना का शुरू करने का निर्णय लिया था। उन बुजुर्गों को हम तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं जिनके सपने रहते हैं, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कलयुग में श्रवण कुमार की भूमिका का निर्माण किया। 19 तारीख को काशी विश्वनाथ मंदिर से इसकी शुरुआत हो रही है, ट्रेन जा रही है और इस योजना को नए कलेवर के साथ, नई उमंग के साथ हम फिर से शुरू कर रहे हैं। आज भोपाल में आरएसएस के अनुषांगिक संगठन प्रज्ञा प्रवाह की 2 दिवसीय अखिल भारतीय चिंतन बैठक फाइनली खत्म हो गई। आज सर संघ चालक मोहन भागवत बैठक संबोधित किया। भागवत ने भारतीय धर्म, सत्य, करुणा, शुचिता और परिश्रम पर चर्चा की। भागवत ने यह भी कहा कि संघ किसी का प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि धर्म और राष्ट्र के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कई संगठन और संस्थाओं का सहयोगी है। एकात्म मानववाद दर्शन के वरिष्ठ अध्येता महेश चंद्र शर्मा ने कहा कि लोकतंत्र का भारतीयकरण करते हुए हमें धर्म राज स्थापित करने की दिशा में कोशिश करनी चाहिए। बैठक में सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले और प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय संयोजक जे नंद कुमार भी शामिल हुए। चिंतन बैठक में देश भर से आए चिंतक, लेखक, विचारक, इतिहासकारों ने हिंदुत्व के कई आयामों पर बड़े विस्तार से चर्चा की। इंदौर शहर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर पहुंचे। कमलनाथ सबसे पहले कांग्रेस शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल के घर पहुंचे और उनका स्वास्थ्य पूछा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने खरगोन दंगों पर कहा कि जो खरगोन की घटनाएं हमारे देश की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है, हमारी संस्कृति जोड़ने की है। कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी समाज को बांटने का प्रयास तो कर रही है। कमलनाथ ने यह भी कहा कि उन्होंने खरगोन आईजी से बात की है। आईजी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि खरगोन में पूरी शांति है और पूरी शांति बनी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी आज समाज को बांटने का प्रयास कर रही है। मैंने अभी आईजी से बात करी है खरगोन में,
और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि पूरी शांति है और पूरी शांति बनाए रखेगी। भोपाल में 12 मार्च को गिरफ्तार आतंकियों की जांच अब एनआईए करेगी। एनआईए ने प्रदेश एटीएस के अफसरों से चर्चा की है। जमात ए मुजाहिदीन के आतंकियों से संबंधित दर्ज प्रकरणों की केस डायरी, सभी दस्तावेज टेक ओवर कर दिल्ली रवाना हो चुकी है। फिलहाल भोपाल से गिरफ्तार आतंकी अभी जेल में हैं। एटीएस डीआईजी डॉक्टर आशीष की माने तो अगले सप्ताह एनआईए की टीम फिर भोपाल पहुंचेगी और चारों आतंकियों को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लेकर जाएगी। ग्वालियर में प्रदेश के परिवहन मंत्री और आयुक्त पर प्रदेश भर में परिवहन नाकों से करोड़ों की अवैध वसूली की फर्जी शिकायत करने के मामले में क्राइम ब्रांच पुलिस ने परिवहन विभाग, आयुक्त के पीए और ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। क्राइम ब्रांच की जांच में मामले का खुलासा हुआ है। दरअसल शहर के सिंधिया नगर में रहने वाले धर्मवीर सिंह कुशवाहा पेशे से पत्रकार और राजधानी मीडिया नाम के अखबार का संचालन करते हैं। परिवहन आयुक्त और परिवहन मंत्री के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज जो मुझे लग रहे थे, उसके आधार पर उनको बना बनू के मेरे नाम को बदनाम करने के लिए और मेरे पेपर को बदनाम करने के लिए उन्होंने ये शिकायतें करी हैं। वैसे मैंने ऊपर अवगत करा दिया था और एसपी साहब को इसकी जानकारी दी, तो एसपी साहब ने इस पे क्राइम में रिपोर्ट करते हुए मामला संज्ञान में लिया। फुटेज प्राप्त की पोस्ट ऑफिस की और उसमें एक व्यक्ति आइडेंटिफाइड हुआ जो कि ड्राइवर था और उससे जब बात की गई तो उसके द्वारा उसके दिए गए स्टेटमेंट्स के आधार पर और उसके जो टेक्निकल एविडेंसेज हैं उनके आधार पर एक आइडेंटिफाइड हुआ व्यक्ति जो कि परिवहन विभाग में ही स्टाफ के रूप में काम करता है, स्टाफ के रूप में पदस्थ है, तो उसको भी आरोपी बनाया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। हटा बस स्टैंड पर शासकीय भूमि पर फैले अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की और बस स्टैंड को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई को हटा में पिछले दिनों हुए गोलीकांड से जोड़कर देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि गोलीकांड समेत अन्य मामलों में शामिल आरोपियों ने यह अवैध निर्माण किया था, जिसे राजस्व नगरपालिका पुलिस अमले की उपस्थिति में जमींदोज किया गया। इधर खंडवा में खालवा इलाके में प्रशासन के बुलडोजर ने मुख्य बाजार में बने पक्के परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराया। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में प्रतिवर्ष वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से महाकाल पर सहस्त्र जलधारा अर्पित करने की एक पुरानी परंपरा है, जिसके तहत मंदिर के पुजारियों ने तैयारी शुरू कर दी है। जलधारा का ये क्रम ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक सतत जारी रहेगा। महाकाल को गर्मी से निजात दिलाने की ये परंपरा का पालन करते हुए 11 मटकियां बांधी गई हैं। इन मटकियों को गंतिकाएं भी कहा जाता है। मटकियों में अलग अलग पवित्र नदियों का जल भरा हुआ है, जिसमें गंगा नदी का भी जल है, जिन्हें बाबा महाकाल पर सुबह 5 बजे से शाम 6 बजे तक अर्पित किया जाता है। महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा अनुसार वैशाख मास और ज्येष्ठ मास जो गर्मी का मौसम माना जाता है, इसमें भगवान को गलंती जो होती है, मटकी जो होती है, उनको भगवान के ऊपर जलधारा के रूप में धारण कराया जाता है। और आज से ये 2 मास तक सतत जलधारा चलती रहेगी, जिससे भगवान को शीतलता प्राप्त रहे। दतिया के अरुण कुशवाहा ने राष्ट्रीय पावर वेटलिफ्टिंग प्रतियोगिता में केरल में आयोजित प्रतियोगिता के दौरान गोल्ड मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। अरुण के पिता दिहाड़ी मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अरुण की इस कामयाबी पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी अरुण को फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। अरुण इसका श्रेय अपने माता पिता और अपने शिक्षक को देते हैं। अरुण की कामयाबी का पूरा परिवार बेहद खुश है। इस कामयाबी पर जाहिर सी बात है, कोई भी कामयाब होगा तो उसका परिवार खुश ही होगा। मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मैं कारीगरी करता हूँ और मुझे बहुत उत्साह हो रहा है कि मेरे बेटे ने गोल्ड मेडल जीता है और उसने बहुत मेहनत की है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरा बेटा बहुत आगे जाके बहुत मेहनत करे।
मुरैना के सिविल लाइन थाना इलाके में न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दो पक्षों में विवाद हुआ। इस दौरान घरों पर पथराव हुआ, सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर आग लगाने की कोशिश की गई। इसके बाद बंदूकें निकली और 1.5 घंटे तक सैकड़ों गोलियां बरसीं। दहशत में स्थानीय लोग जान बचाने घरों में दुबक गए। उत्पाती भीड़ ने घरों के बंद दरवाजों पर पत्थर फेंके और गोलियां बरसाई। इस दौरान एक युवक घायल हो गया। घटना में पुलिस की लापरवाही सामने आई है। गाड़ी जो है एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और उसको लेकर के विवाद बढ़ा और रेडी की तरफ से कुछ लोग आ गए और बाद में जो है एक पथराव और इस तरह की चीज़ें घटनाएं हुई और इसके बाद दोनों की तरफ से हवा फायर किया और इसको लेकर के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मामले को विवेचना में लिया गया है। स्वच्छता का सिरमौर बन चुके इंदौर शहर में अब सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, जिसके तहत अब नगर निगम के कर्मचारी और कुछ एनजीओ की टीम कचरे से शहर को संवारने का काम कर रहे हैं, जिसे वेस्ट टू आर्ट का नाम दिया गया है। दरअसल इंदौर के 4R कॉन्सेप्ट के तहत कबाड़ के सामान से सुंदर आकृतियों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसे आप देख भी रहे हैं स्क्रीन के जरिए, जिसके तहत शहर में कई उद्यानों को सजाया और संवारा जा रहा है। हम आपको बताते भी चल रहे हैं और तस्वीरें भी दिखाते चल रहे हैं। खूबसूरत चीज़ें जाहिर सी बात है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं और वही है वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करते हुए बहुत अच्छी क्रिएटिव चीज़ें बनाई हैं, जिनका यूज़ जो है वो शहर के सौंदर्यीकरण में किया गया है। ये भी बताता है हम सभी लोगों को कि कोई भी कचरा है उसको भी हम लोग अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू, कलर्स के थ्रू कितना बेहतर बना सकते हैं, जो शहर को सजाने में इस्तेमाल हो रहा है। और इस खबर के साथ ही बोल रहा है मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।